आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं और रमेश दोनों 3 साल से दोस्त हैं। वो काली माता का भक्त है, उसे काली माता पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो कभी कभार भूत प्रेत की बातें भी कर दिया करता था जो मुझे मजाकिया लगती थी और मैं नज़रअंदाज कर देता। हम दोनों हर नवरात्रि को काली माता के मंदिर पर जाते हैं। उस मंदिर की एक खासियत थी, वो एक पहाड़ी पर था। उस पर चढ़ाई खड़ी सीढ़ियों से होती थी और रात होने से पहले सबको बाहर कर दिया जाता था। खासकर नवरात्र के वक्त कहा जाता है कि वहाँ खुद काली माता आती है। पर यह बात मुझे कुछ जची नहीं और मैंने अपने दोस्त से शर्त भी लगा ली कि वहाँ जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, सब अंधविश्वास है। मेरा दोस्त काली माता का बहुत बड़ा भक्त है। वो तो ऐसे भी कभी पूजा नहीं करता, बस फूल चढ़ाता है। पर जब भी वो पूजा करने बैठता है तो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक वहीं बैठा रह जाता है। जिसके बाद वो कहने लगा कि जाएगा तो डरेगा नहीं और वापस नहीं आएगा दर्शन बिना। मैंने उससे शर्त लगा ली, साथ ही उससे एक और खौफनाक शर्त भी लगा ली कि भूत पिशाच नहीं होते। उसने पहले कहा कि वो मुझे भूत दिखाएगा, क्योंकि नवरात्रि को अभी 5 दिन और बाकी थे। 2 दिन बाद हमारा थोड़ा पीने पिलाने का प्रोग्राम बना। हम दोनों ने एक बोतल खरीदी और इनसे सबसे पहले 3 डिस्पोजल निकाले और एक मेरे लिए, एक अपने लिए और एक पता नहीं वो किसके लिए था। मैं हैरान था, पर चलो मुझे तो बस पीने से मतलब था। उसने 3 पैग बना दिए, एक नीट ही था, उसे अलग रख दिया और फिर हम लोग पीने लगे। पूरी बोतल हम लोग 2 जन ही पी गए। फिर बाइक पर घूमने निकले और एक सिगरेट की डिब्बी लेकर पीने लग गए। घूमते घूमते हम शहर से बाहर आ गए थे। तकरीबन 15 किलोमीटर तक वहाँ एक तिराया यानी कि 3 रास्तों के मिलने वाला मोड़ था, जो सबसे अशुभ माना जाता है। वहाँ तक पहुँचे उसने बाइक रोक दी और मुझे कहा कि वो आज मुझे भूत प्रेत दिखाएगा, मगर मुझे उसने कहा कि दूर रहने के लिए। तो मैं करीब 30 मीटर दूर गया। अब मुझे लगा कि ये नशे में कुछ भी कर रहा है, मगर मुझे क्या, मुझे तो बस मज़ा आ रहा था। वो जाकर उस तिराहे के बीच पर बैठ गया। मैं देखता रहा, करीब 5 मिनट तक देखता ही रहा। फिर उसने बोला कि जितने भी हो आ जाओ, और कुछ नहीं हुआ। मैं देखता ही रहा। अब मैं बोर हो रहा था कि अचानक ही एक गंध आ गई, किसी मरे हुए जानवर की, या फिर जैसे प्लास्टिक के जलने की महक होती है, बिल्कुल वैसी ही। माहौल कुछ गड़बड़ा गया। अक्टूबर में ही बर्फ़ जमा देने वाली बिल्कुल ठंड महसूस होने लगी और अचानक एक 20 साल की लड़की और 3 सर वाले बच्चे मेरे दोस्त के बगल में आकर खड़े हो गए। उनकी शक्लें बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मेरा सारा नशा एक ही झटके में उतर गया। अंदर से एक सिहरन सी उठी और मैं कांपने लगा। मैं ज़िंदगी में पहली बार इतना डरा था कि मेरी आंखों के सामने किसी ने भूत को बुला लिया और मेरे मुंह से एक आवाज़ तलक नहीं निकली। मैं जम सा गया, हालत ख़राब हो गई। मेरा दोस्त उन भूतों को धमका रहा था कि किसी को भी परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। मैं डर के मारे मर ही रहा था और डर इतना था कि उस अंधेरे में मुझे बाइक ही एकमात्र सहारा दिखा। मैं अपनी जगह उकड़ू बैठकर बाइक का सहारा लेकर उसके इंजन की गर्मी ले रहा था। फिर मेरे दोस्त ने उनको जाने के लिए कहा और वो चले भी गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगर ये भूत हैं
तो फिर ये मेरे दोस्त की बात कैसे सुन रहे हैं? मगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर मैं सुन्न सा रह गया। मैं उससे चिपक कर बाइक पर बैठा और उससे कहने लगा, भाई भाई मान गया तुझे। आज के बाद कभी भी मैं तुझसे शर्त नहीं लगाऊंगा और कभी भी नहीं बोलूंगा कि भूत प्रेत नहीं होते। वो हंसने लगा, पर मैं डरा हुआ था। फिर कुछ दिन बाद नवरात्रि शुरू हो गई। वैसे तो हम रोज़ाना जाते थे, पर इस बार खास बात थी। मैंने हैरान कर देने वाली अंधविश्वास की बातों को सच होते हुए देखा है। तो पता नहीं कब क्या हो जाए। दूसरी नवरात्रि को जाने का प्लान बना। अब तो मुझे यकीन था कि काली माता आ सकती है, पर मैंने जो शर्त लगाई उसका क्या, इसलिए जाना तो होगा ही। तो फिर हम लोग जाने की तैयारी करने लगे। जिस दिन मैंने अपने दोस्त को भूत बुलाने देखा था, उस दिन से लेकर 3 दिनों तक मेरी रातों की नींद खराब रही। रात को प्यास लगने पर भी पानी नहीं पीता था, क्योंकि रात को डर लगता था और लाइट ऑन करके ही सोता था। घड़ी की टिक टिक से भी डर जैसा लग रहा था। पैरों को कंबल के अंदर डालकर सिकुड़कर पसीने से तरबतर होकर सुबह होने का बस इंतज़ार करता रहता। बहुत ही कष्टमयी थे वो 3 रातें। ये बात जब मैंने अपने दोस्त को बताई तो उसने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। पहली बार में वो भी डरा था, उसके बाद डर कम हो जाएगा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन था। हमने माता के मंदिर पहाड़ी पर जाने का प्लान बनाया। पहाड़ी की एक खासियत थी, उसकी खड़ी चढ़ाई है। एक मंदिर पहाड़ी के नीचे है और एक ऊपर। दोनों मंदिर को देख कर लगता है कि दोनों एक ही मंदिर के आधे आधे हिस्से हैं। दिन में माहौल अच्छा रहता है, पर रात को वहाँ लोग नहीं जाते। मैं करीब 8:30 बजने पर घर से निकला। पूरी तरह से अंधेरा तो था ही, और अपने दोस्त के घर पहुँचा और उसकी बाइक लेकर दोनों चल पड़े पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी करीब 30 किलोमीटर दूर है शहर से। वहाँ अपनी मस्ती में पहुँचे और माता के लिए प्रसाद ले लिया। हम करीब 9:15 बजे पर वहाँ पहुँचे और मंदिर पर चढ़ाई के लिए बढ़े तो पहले पंडित जी ने हमें रोक दिया कि जाना नहीं, कहीं कुछ हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमने पंडित जी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़े। अंधेरा था तो मोबाइल की लाइट जला ली, पर ज़्यादा अंधेरे खुली जगह पर पता नहीं चलता मोबाइल की लाइट। तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम धीरे धीरे चढ़ रहे थे। थोड़ा वक्त बीता था कि मुझे अपने अंदर अजीब सा एहसास होने लगा। रमेश बस काली माता का नाम लेकर आगे बढ़ रहा था। पता नहीं क्यों वो कह रहा था कि यह रास्ता कुछ सही नहीं है। फिर अचानक एक बहुत तेज आवाज़ सुनने को मिली। मैं तो फिसलते फिसलते बचा। आवाज़ कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो, पर मैं हिम्मत बांधे रहा। आवाज़ बहुत ही भयानक थी। एड़ी से चोटी तक जैसे पूरे शरीर में कंपन सी होने लगी थी। मैं तो डर रहा था। इतने डर की वजह से मैं हाँफने लगा। मैंने जिद करके उसी जगह पर उसे बैठा लिया और कहा, भाई मैं मान गया, अब चल वापस चलते हैं, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। फिर भी उसने ना जाने कैसे मुझे मना ही लिया था। मैं ऊपर उसका हाथ पकड़कर चढ़ने लगा। फिर हम ऊपर पहुंचे ही थे कि यहाँ पर मुझे नीचे वाले मंदिर और ऊपर वाले मंदिर का एक जुड़ाव सा दिखा। मैं पहाड़ी पर था तो मुझे नीचे वाले मंदिर और ऊपर वाले मंदिर एक साथ कैसे दिख सकते हैं? दिन में तो ऐसा नहीं था। इसके अलावा इतनी ऊंचाई पर से ज़मीन और पहाड़ी एक बराबर दिख रहे थे। वो आवाज़ अब भी लगातार मेरे कानों में आए जा रहे थे। ये सब देखकर मेरा दिमाग हिल गया और मैं आगे बढ़ा ज़मीन की तरफ। मेरे दोस्त ने मुझे आवाज़ दी
कि वहाँ से नीचे गिर जाएगा। फिर भी मैं आगे बढ़ा और देखा तो मैं ज़मीन पर आ गया हूँ और पहाड़ी अभी चढ़ना बाकी है। इसका मतलब कि मैंने अभी तक चढ़ाई ही नहीं की। सर फटा जा रहा था और फिर मैं कब बेहोश हो गया मुझे याद ही नहीं। जब आँख खुली तो मेरा दोस्त मेरे सामने था और वो हंस रहा था। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि 11:30 बज रहे हैं। मैंने उसे अपने सपने के बारे में बताया कि ये मेरे साथ हुआ तो उसने एक हैरानी भरी बात कही कि ये सब सच में हुआ था, कोई सपना नहीं था। दोनों मंदिर जैसे जुड़ से गए थे। फिर उसने कहा कि ये एक संकेत है कि हम लोग किसी मुसीबत में हैं, वरना हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे ज़मीन पर जाना चाहिए और ज़मीन पर ही चल दिया, बस इतना ही याद है। रमेश ने मुझे कुछ नहीं कहा और हम वापस शहर की तरफ चल पड़े। आते वक्त मेरे दोस्त ने साइड मिरर से देखा तो हमारे साथ एक लड़की बैठी थी। उसने गाड़ी की रफ्तार को तेज किया और काली माता का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगा। मैं तो अपनी सोच में ही कहीं गुम था और फिर हम घर पहुंच गए। उसने मुझे अपने घर छोड़ा जो उसके घर से मात्र 4 गलियां छोड़कर है। फिर उसने देखा कि वो लड़की मेरे पीठ पर लटकी हुई थी। उसने सफ़ेद फ्रॉक पहनी हुई थी और उस पर सफ़ेद फूल बने हुए थे और वो रमेश की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। रमेश ने मेरी तरफ एक डर भरी निगाह से देखा और फिर कुछ नहीं कहा, जिसके बाद मैं अपने घर के अंदर आ गया और फिर रमेश अपने घर चला गया। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक सारे लोग सो चुके थे, तो मैं भी जाकर अपने बिस्तर पर ही लेट गया। रात को एक बार मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे सीने पर अपने नाखून रगड़ रहा है। मैं तुरंत उठ गया मगर वहाँ पर कोई नहीं था। शायद मेरा डर मुझ पर इतना हावी हो गया था कि मुझे ये सब हकीकत लग रहा था, तो मैं सो गया। सुबह करीब 8 बजे मुझे घर वालों ने उठाया तो मेरे सीने पर दर्द था। तो मुझे रात को भी जो डर लग रहा था उसकी याद आई। मैं तुरंत भागा भागा बाथरूम में गया और टी-शर्ट उतार कर देखा तो मैं दंग रह गया। अजीब से निशान मेरी त्वचा पर जैसे खुरेदने के बनाए हुए थे। मैं तो हिल ही गया। कांपते पैरों से घर वालों से नज़र बचाकर मैं अपने कमरे तक गया और फिर रमेश को कॉल किया। मैंने रमेश को पूरी बात बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर रमेश ने बताया कि वो जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने बताया कि दरअसल मैं अपने साथ एक आत्मा को घर ले आया हूँ और फिर उसे हमें निकालना ही होगा। जिसके बाद रमेश ने कहा कि हमें एक बाबा के पास जाना होगा। अगले ही दिन हम लोग बाबा के पास पहुँचे और उन्होंने कुछ झाड़ फूक किया, जिसके बाद से मुझे वो सारे एहसास होने बंद हो गए और तब से मैं ठीक ही हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं जब ट्रेन से स्टेशन पर उतरा तो बारिश बहुत ही तेजी से बरस रहे थे। मैंने आसपास देखा, मेरे अलावा और कोई भी इंसान उस स्टेशन पर उतरा नहीं था। ट्रेन से उतरने के बाद मैं तुरंत ही शेड की तरफ दौड़ा और अपना सामान रखकर शेड के नीचे बने बेंच पर बैठ गया। मैं काफ़ी थका हुआ था। कुछ देर मैंने वहाँ बैठकर सांस ली। थोड़ी ही देर में वो ट्रेन भी छुकछुकाती हुई आगे निकल गई। मैं अब उस पूरे प्लेटफॉर्म पर अकेला था। मैंने अपनी हाथ घड़ी में समय देखा तो वक्त हो रहा था रात के 2:30 बजे का। मुझे पता था कि इतनी रात गए
इस छोटे से स्टेशन पर कोई नहीं मिलेगा तो मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने सोचा कुछ देर यहीं पर बैठा रहता हूँ, अगर थोड़ी बारिश थमी या फिर अगर थोड़ी कम भी हो गई तो बाहर निकलकर किसी सवारी की तलाश करूँगा जो कि बेमतलब ही होगा, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि ये गांव का स्टेशन है, इतनी रात गए कोई सवारी नहीं मिलेगी। फिर भी इस आस में कि बारिश रुकने के बाद ही चलूँगा, इसलिए मैं उस प्लेटफॉर्म की उस बेंच पर चुपचाप बैठा ही रहा और बारिश के थमने का इंतज़ार करता रहा। रात और भी काली और गहरी होती जा रही थी। ऊपर से बारिश थी जो थमना तो दूर, धीमी होने का भी नाम नहीं ले रहे थे। ऊपर से बारिश और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ डुबा ही देगी। मैं चुपचाप अपने पैर ऊपर किए प्लेटफॉर्म की उस बेंच पर लेट गया और बारिश के थमने का इंतज़ार करने लगा। अभी मैं बेंच पर लेटा अपनी आंखें बंद किया ही था कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, भाई साहब ज़रा पैर हटाएंगे। मैंने आंख खोलकर देखा तो एक लड़का था, करीब 20-22 साल का रहा होगा। वो मेरे पास में खड़ा था, शायद उसे भी बेंच पर बैठना था। तो मैं उठकर बैठ गया और फिर मेरे उठते ही वो लड़का भी मेरे बगल में ही बैठ गया। वो करीब 20-22 साल का रहा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भला इतनी बारिश में ये यहाँ आया कैसे और कर क्या रहा है। अब तो शायद यहाँ पर कोई ट्रेन भी नहीं है। तो इसलिए मैंने उस लड़के से पूछा, कहाँ जाना है आपको? तो इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यहीं जाना था। तो इस पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यहीं जाना था? मतलब नहीं, मतलब कौन सी ट्रेन पकड़नी है आपको? तो इस पर उस लड़के ने कहा, नहीं मुझे कोई ट्रेन नहीं पकड़नी, मुझे तो बस यहाँ आकर बैठना था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसी बातें कर रहा है। इसे भला कहीं जाना तो होगा, तभी तो इतनी बारिश में इस स्टेशन पर आया है जहाँ पर शायद अब कोई ट्रेन भी नहीं है। मगर फिर मैंने और सवाल नहीं किए और मैं चुपचाप वहीं पर बैठा ही रहा। तभी अचानक मुझे पता नहीं क्यों सिगरेट पीने की तलब हुई। मैंने अपने जेब से डब्बा निकाला और एक सिगरेट निकालकर सुलगाने जा ही रहा था कि तभी वह सिगरेट मेरे हाथों से नीचे गिर गया। मैंने सिगरेट उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुका, तभी मेरी नज़र उस लड़के के पैरों पर गई। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा दिल जैसे पल भर के लिए थम सा गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उस लड़के के दोनों पैर उल्टे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। किसी इंसान के दोनों पैर उल्टे तो नहीं हो सकते, इसका मतलब ये कोई इंसान नहीं है। मगर अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं चुपचाप वहीं पर बैठा ही रहा और आराम से सिगरेट सुलगाकर पीने लगा। तभी उस लड़के ने भी एक मांगा और वो भी पीने लगा। कुछ देर वहीं पर बैठे रहने के बाद वो लड़का अपने आप ही वहाँ से उठकर चला गया और फिर मैंने राहत की सांस ली। उस रात वो सब क्या था मैं कुछ समझ नहीं पाया, मगर मैं इतना जानता हूँ कि वो लड़का कोई इंसान नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।